हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन आप रीजनिंग के भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज के अपने इस वीडियो के क्वेश्चन के संग्रह में से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी शहर की आबादी वर्ष 2001 और 2011 में क्रमशः रिकॉर्ड की गई है, तो उस शहर में जनसंख्या की वृद्धि की दर है। आपको बताना है कि कितनी वृद्धि की दर हुई, जनसंख्या वृद्धि की दर आपको बतानी है। तो 5,60,400 2001 में थी और 7,05,000 रिकॉर्ड की गई 2011 में, और शहर की जनसंख्या की वृद्धि की दर आपको बतानी है। तो आप ये ध्यान दें कि वृद्धि कितनी हुई, पहले हमें ये निकालना है कि जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो गई। मतलब 2001 में इतनी थी और 2011 में हो गई इतनी, तो कितनी वृद्धि हुई। पहले इसके लिए हम क्या करें, इसमें से इसको घटा दें, मतलब आप डिफरेंस निकाल लेंगे इस प्रकार से। तो आ जाएगा 0 0 और 1 0, और 10 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 4, और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1। 1,40,100 ये आया डिफरेंस, मतलब इतनी वृद्धि हो गई है। जो वृद्धि हुई है वो इतने लोग बढ़ गए हैं, जनसंख्या की वृद्धि इतनी हो गई है। लेकिन अब ध्यान देना है कि हमें जनसंख्या के वृद्धि को जो निकालना है वो प्रतिशत में निकालना है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो प्रतिशत में दिए गए हैं, तो हमें प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि जितनी हुई कितनी हुई, 1,40,100 ये वृद्धि हुई, बड़ा जो पहले थी, पहले जनसंख्या क्या थी, 5,60,400 गुणा 100, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने नोट कर दिया, तो प्रतिशत वृद्धि निकल आएगा। और चलिए अब देखते हैं जरा, 0 0 0 0 ये काट दिया आपने। अब इतना गुणा 4 अगर करें तो देखिए 4 एक कम 4, 4 बार कटेगा, 4 एक कम 4, 4 से 0 में करेंगे 0, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 एक कम 4 और 1 5, तो ये 4 बार भाग चला गया, मतलब 1,401 से 5,604 4 बार में कट गया। अब इस 4 से 4 एक कम 4 और 4 दूना 8, 2 10 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। इस प्रकार से प्रतिशत वृद्धि जो हुई वो कितनी हो, 25 या 25% वृद्धि हो गई। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए जब भी प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको निकालना हो, तो जो है लाभ हानि या वृद्धि वो हम पहले लिखेंगे ऊपर, और उसके नीचे जो पहले था अर्थात क्रय मूल्य, अगर मूल्य की बात है तो क्रय मूल्य, यहां जनसंख्या की बात, जो पहले जनसंख्या थी वो लिखेंगे गुणा 100, बस निकाल लेंगे हम प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि x के x प्रतिशत का मान 36 हो तो x है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। x के, तो देखिए x का की के अगर दिया है तो गुणा, x के x प्रतिशत मीन्स बटा 100, इस प्रकार से आप ध्यान देंगे। x के x प्रतिशत
का मान 36 है, मतलब इतना हल करने पर 36 मिलता है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए आप क्या करेंगे, x गुणा x हो जाएगा x की घात 2, और ये 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बज-गुणन विधि से। नीचे है तो ऊपर की ओर दूसरी ओर गुणा हो जाएगा, तो 36 गुणा 100 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3600, 3600 हो जाएगा 100 से गुणा करने पर। अब x स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 3600 का वर्गमूल, ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाएंगे, और वर्गमूल का मतलब है अंदर कोई चीज 2 बार अगर है तो ये 60 का स्क्वायर होगा। 6 6 36 होता है और 0 0 2 बार हो जाएगा तो 60 का स्क्वायर। स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा और आएगा 60। x की वैल्यू आ गई 60। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आसान है। मैंने आपको एक एक स्टेप इसलिए बता दिया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि आपको बताना है, वो भी कैसे, प्रतिशत में। तो देखें जरा, यहां पर हमें क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है। अब विक्रय मूल्य अगर आपको पता होता तो आप उसका 3/2 कर लेते, लेकिन जब नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप मानेंगे। तो माना विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य जो हमें नहीं दिया गया है उसको हम मान लेंगे, माना 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए आपने मान लिया। अब देखिए अगर विक्रय मूल्य, देखिए विक्रय मूल्य जो है कितना हो गया, 100 रुपया। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य बराबर, देखिए जरा जैसा कह रहा है वैसे ही आपको करना है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य की जगह पे 100 लिखेंगे, का मीन्स गुणा, और 3/2, 3/2 कर दें तो 2 से आप 2 1 का 2, और ये 2 10 50 बार कट गया, 50 गुणा 3 मतलब 150। ये आ गया मूल्य, क्या हो गया, ये क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य है, इतने का उसने खरीदा और बेचा कितने का, 100 का। 150 का खरीदा और 100 रुपए का बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि, भाई कम में बेच दिया, विक्रय मूल्य है 100, कम में बेच दिया तो क्या हो गया, हानि हो गया। और जब हानि हो गया तो कितना हानि हुआ, वो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य आप माइनस कर दें, तो हो गया 50। 50 रुपए की हानि हुई है, हानि आपके पास आ गया है। आपको ज्ञात क्या करना है, हानि प्रतिशत, लाभ या हानि। तो लाभ हुआ नहीं है, हुआ है हानि। हानि प्रतिशत आपको निकालने के लिए मैंने अभी आपको समझाया कि जो जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे, हानि ऊपर लिखेंगे, नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहेगा। तो क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 150 रुपए आप देख रहे हैं, कितना है क्रय मूल्य, 150 रुपए, वो 150 रुपए नीचे लिख देंगे, हमेशा क्रय मूल्य नीचे रहेगा, गुणा 100 कर देंगे। तो 0 से 0 आपने काट दिया, 5 और 5 तियां 15, 3 से आप इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिक का 9, एक बचेगा 10, 3 त्रिक का 9, फिर 1/3, 33 सही 1/3 आएगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना क्या हुआ है, हानि हुई है। तो देखिए 33 सही 1/3 ये भी दिया गया है, लेकिन ये लाभ दिया गया है, जल्दबाजी में आप इसमें नहीं करेंगे, आपको हानि को भी ध्यान रखना है। तो 33 सही 1/3 हानि मीन्स ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। समझ गए होंगे आप, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसमें किसी और संख्या से भाग ना जाए।
जिसमें या तो स्वयं से जाए या फिर एक से जाए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। इसको आप याद कर लेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब सही है में हमको सब पढ़ना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा कि सब में कह क्या रहा है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मीन्स इसके पहले का। तो 1000 के पहले का मतलब है 1000, इसमें 1000 में एक कम करिए तो कितना हो जाएगा? 999। ये पूर्ववर्ती हो गया। 1000 का पूर्ववर्ती हो गया, यहां तक हो चुका। फिर इसका पूर्ववर्ती तो एक और कम, इसका मतलब 998। लेकिन यहां क्या है? 999। तो ये गलत है, सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें। 1000 के पूर्ववर्ती मीन्स 999 का परवर्ती, परवर्ती मीन्स इसके बाद का, तो एक जोड़ दीजिए। 999 में एक जोड़ेंगे तो 1000 होगा, लेकिन यहां 1001 दिया है तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 के पूर्ववर्ती का मतलब इससे एक पहले का, तो 999 का परवर्ती मीन्स उसके बाद का, तो फिर 1002 नहीं होगा बल्कि 1000 होगा। तो ये भी गलत है। अगला देखते हैं डी, 1000 के परवर्ती। 1000 के परवर्ती मीन्स 1001। पूर्ववर्ती का मतलब पहले का, परवर्ती का मतलब बाद का, तो 1000 के बाद एक जोड़ेंगे तो 1001 आएगा। 1001 के, अब देखिए 1000 के परवर्ती मीन्स 1001, ये हो चुका। का पूर्ववर्ती इसका पहले का, तो इसका पहले का मीन्स एक, फिर माइनस करिए और आ जाएगा 1000। तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा। यही इसमें समझना था और ज्यादा कठिन नहीं था, लेकिन आपको सब ऑप्शन चेक करने थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ऐसे आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसका गुणनखंड कर लें, और गुणनखंड करते हैं 96 का तो इसके फैक्टर होंगे। देखिए इसका 96 का खंड कर लें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूना 128। अच्छा हमें क्या लाना है? 96। तो कुछ गलत हो रहा है क्या? 64 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 गुणा 3 हो जाएगा। 32 गुणा 3 बराबर 96। हमें क्या लाना है? 96 लाना है। तो देखिए इस प्रकार से 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 36, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 दूना 96। तो ठीक है ये। अब जरा देखिए, ये तो हो गए इसके फैक्टर। अब इसको हम घात के रूप में लिख लें तो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, और 3 कितनी बार है? 1 बार। और अब जो है हम बेस को a मान लेते हैं, इसको a इक्वल टू, और इसको मान लेते हैं इक्वल टू 3, और ऊपर जो इसका घात है उसको p और q मान लेते हैं। p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू 1, ये हमने मान लिया। अब क्या करें? अब जो है हम
फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला है a टू द रेज p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू, इसी तरह से दूसरे के लिए b की घात q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। इसी तरह जितने होंगे उसके लिए हम कर लेंगे। तो यहां 2 है तो 2 के लिए हमने ये कर लिया। अब इसी में आप वैल्यू रख दें। वैल्यू रखें, a की वैल्यू कितनी है? 2 की घात p, p की वैल्यू 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 1 गुणा b की वैल्यू 3 और इसके ऊपर q की वैल्यू 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 b की वैल्यू हमने रख दी। अब हमें करना क्या है? 2 की घात 5 और 1 6 हो गया। 2 की घात 6 का मतलब है 2 को 6 बार गुणा, 3 4 5 और 6 बार। तो 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 गुना 64। 64 से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 63 बटा 1। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 गुणा 3 की घात 2, 1 और 1 2 हो जाएगा। 3 की घात 2 का मतलब 3 2 बार, मतलब 3 गुणा तो आ जाएगा 9 और 9 से 1 घटाइए तो आएगा 8 बटा 3 से 1 घटाएंगे तो आएगा 2। 2 1 2 और 2 चौको 8। 4 से क्या करेंगे? 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 छंग 24 और 1 25। 252 अपॉन 1 है तो 1 नीचे लिखा नहीं जाएगा और 252 हमारा उत्तर नंबर बी। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 है। अब दो संख्याएं कोई भी आप ले सकते हैं, जब नहीं दिया गया है तो x और y ले सकते हैं, या y और x या a और b, कुछ भी जो चाहे वो ले लें। तो यदि दो संख्याओं का अंतर, इसका मतलब x और y, हमने दो अगर संख्या ली तो x ऋण y बराबर 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y ऋण x बराबर 5, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये भी हो सकता है, चूंकि अंतर है तो x बड़ा है कि y ये नहीं बताया गया यहां, तो हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। चलिए ये हो गया, दोनों का अंतर 5 है तथा गुणनफल दोनों का, इसका मतलब x गुणा y बराबर 36 है। ये भी आपको क्लियर हो गया। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर आपको बताना है। तो आप ध्यान दें, व्युत्क्रमों का अंतर, व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम मीन्स, देख लीजिए, व्युत्क्रम, जब व्युत्क्रम की बात आए तो 1 बटा करके लिख देंगे। तो 1 बटा x और 1 बटा y, ये व्युत्क्रम हो गए दोनों के, x और y के। अब व्युत्क्रमों का अंतर, अंतर का मतलब है घटाना, अंतर का मतलब घटाना, तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन y। इसको जरा सॉल्व करिए तो एक्स वाई एलसीएम लेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा वाई माइनस एक्स से कम एक्स। तो वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई, वाई माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास 5 है, आप रख देंगे उसकी जगह पर 5 अपॉन एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 36, आप 36 लिख देंगे। यही आपका आंसर हो जाएगा 5 बटा 36। तो 5 बटा 36 हमें मिल रहा है नंबर ए में। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
यदि किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। देखिए, किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं का योग अगर 48 कह रहा है तो आप क्या करेंगे, लेकिन क्या कह रहा है, उक्त संख्याओं का अनुपात कदापि नहीं होगा। क्या नहीं होगा, इन चार ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। तो ध्यान दें कि अगर 48 के दो पार्ट कोई होंगे तभी जो है वो अनुपात में हो पाएंगे। अगर 48 के दो पार्ट नहीं हैं तो वे नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए अनुपात में जो भी दिया जाता है, मैंने आपको कई बार बताया है कि x से मल्टीप्लाई करके आप इसको एक्चुअल में मान सकते हैं। तो इसको अगर हम मानते हैं तो हो जाएगा 3x और 5x, दो ये पार्ट हो सकते हैं। इनका अगर योग हम करें तो 48 होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों का योग 48 है। हम इनको जरा सॉल्व करें तो 5 3 8x और 48 और x बराबर 48 जो गुणा में है वो नीचे आता है दूसरी ओर 8 8 छंग 48 तो बराबर 6 पूर्णांक निकल आया। तो ये इसका मतलब ये है कि ये इसका हो सकता है अनुपात, लेकिन कह रहा है जो कदापि ना हो। अब ध्यान दें, इसी प्रकार से अगर 5 और 7 को जोड़ें तो 7 5 12, 12 से भाग दें 48 को, 12 चौक 48, भाग चला जा रहा है तो ये भी हो सकता है। और 6 और 2 को करें तो 6 2 8, 8 से 48 को भाग दें, 8 6 48, 6 बार भाग जाएगा, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है इसका पार्ट। लेकिन 5 और 2 को करें जरा तो 5 और 2 7, 7 से 48 को भाग दें तो ये भाग नहीं जाएगा, 7 6 42, 7 7 49, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, पूर्णांक नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कदापि नहीं हो सकता है इसका पार्ट। इसका मतलब नंबर डी राइट ऑप्शन होगा, जो अनुपात कभी 48 के लिए नहीं होगा, 2:5। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है a to the raise x equal to b और b to the raise y equal to c और c to the raise z equal to a हो तब x y z का शून्येतर मान होगा। आपको x y z का मान निकालना है, लेकिन पहले x y z के फॉर्म में आप इसको बनाएं, क्योंकि अभी तो x और y और z अलग अलग है। तो x y z ये एक साथ हो, पहले आप ये करिए। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए देखिए पहले जो हमें दिया गया है a to the raise x is equal to b दिया गया है। हम अगर दोनों और दोनों की घातें जो है y कर दें, दोनों की घात y कर दें तो इसका हो जाएगा x y, घात में गुणा हो जाएगा, और ये हो जाएगा b की घात y हो जाएगा। चलिए अब जरा देखिए, b की घात y की जगह पर हम लिख सकते हैं c। तो इसका मतलब अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं a to the raise x y इक्वल टू, इसकी जगह पर हम c लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है b to the raise y इक्वल टू c दिया गया है, इसलिए हम लिख सकते हैं। अब जरा देखिए वही प्रक्रिया फिर अपनाएं, x y तो हमें मिल गया, अब z से हम दोनों और घात दोनों की z कर दें तो हमें मिल जाएगा a to the raise x y z इक्वल टू c to the raise z और c to the raise z इक्वल टू a। तो हम इसकी जगह पर a लिख सकते हैं। और जरा देखें क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है c to the raise z इक्वल टू a, तो ये आपने लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहां a की घात हो गई x y z, यहां a की घात कुछ नहीं है तो एक बार है। ये घातों की तुलना कर दें हम, दोनों ओर जब बेस सेम है तो हम घातों की तुलना कर सकते हैं। बेस सेम है तो घातों की तुलना अगर करते हैं तो x y z इज इक्वल टू 1 आता है, और यही हमें ज्ञात करना था। ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हर कंपटीशन के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 है 1 + tan A + cot A किसके बराबर है। तो हमें ध्यान ये देना होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात है। सबसे पहले हमें फॉर्मूले याद हो और फॉर्मूले के साथ साथ हमें क्या ज्ञात करना है वो ऑप्शन भी हमें देखते रहना है। तो चलिए हम देखते हैं 1/tan A cot A को हम किस प्रकार से चेंज कर पाएंगे, किसमें, कॉसेक, साइन, सेक और कॉस में। यही हमको दिमाग लगाना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1/tan A + cot A। इसको हम क्या करें, थोड़ा इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा बदल लें। मतलब ये tan है, ये cot है, दोनों को ही tan बना लें। तो हो जाएगा tan A + cot A = 1/tan A होता है। ये हमने लिख लिया। अब क्या करें, इसको और सॉल्व कर लें। तो 1 एलसीएम ले लेते हैं, तो हो जाएगा tan स्क्वायर A + 1/, इसको आगे लिखते हैं। अपॉन के नीचे अपॉन है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा tan A / tan स्क्वायर A + 1 या 1 + tan स्क्वायर A। और 1 + tan स्क्वायर A या tan स्क्वायर A + 1 = होता है sec स्क्वायर A। तो हम पहले क्या करते हैं, tan को हम sin अपॉन cos में लिख दें। sin A अपॉन cos A अपॉन tan स्क्वायर A + 1 = sec स्क्वायर या 1 + tan स्क्वायर A = sec स्क्वायर A। तो देखिए साइन, कॉस और सेक में अभी ही आपको बदला हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप क्या करें, साइन A अपॉन कॉस A अपॉन सेक स्क्वायर A को हम चेंज कर लें कॉस में, तो 1/cos स्क्वायर A। अब जरा इसको हम और सॉल्व करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन A अपॉन कॉस A गुणा कॉस स्क्वायर A अपॉन 1। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब cos A से स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा साइन A cos A अपॉन 1। चलिए अब इसमें हम क्या करें, हम दोनों ओर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं उतने से ही। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो है, चलिए देखते हैं, साइन A cos A अपॉन 1 में ऊपर नीचे गुणा करते हैं साइन A cos A अपॉन साइन A cos A से ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया, गुणा किया और भाग दिया। अब इसको जरा हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाएगा साइन A और साइन A मीन्स साइन स्क्वायर A, साइन स्क्वायर A और cos स्क्वायर A अपॉन साइन A cos A। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद क्या करते हैं, साइन स्क्वायर = 1 - cos स्क्वायर A होता है और cos स्क्वायर = 1 - साइन स्क्वायर A होता है, उसको भी हम रख देते हैं। तो देखिए cos को हम पहले रख रहे हैं और इसको बाद में अपने आवश्यकता अनुसार हम कर रहे हैं। तो cos स्क्वायर A मीन्स 1 - साइन स्क्वायर A और अपॉन साइन A। साइन वाला हमने किया तो साइन को ले लिया, अलग अलग पार्ट में इसको कर दे रहे हैं। अब साइन स्क्वायर A की जगह पर हम 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन को भी अलग हमने ऐसे कर दिया। तो ये देखिए ये सब गुणा में, ऊपर वाले गुणा में और नीचे वाले गुणा में, तो हमने इनको अलग अलग करके इस प्रकार से लिख दिया। इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करें, अब आप इसको इसी से और आगे सॉल्व कर लें। आगे सॉल्व करने के लिए अब इनको और अलग अलग लिख दें।
तो अलग अलग लिखेंगे तो क्या होगा जरा देखिए, 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। अलग अलग पार्ट में इसको कर देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन ए और माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, इतना हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करें तो देखिए क्या पाएंगे, साइन ए से इसका स्क्वायर कट जाएगा और कॉज ए से इसका भी स्क्वायर कट जाएगा। तो हुआ क्या, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। तो 1 अपॉन साइन ए का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन साइन ए का मतलब कॉसेक ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ये जो बचा हुआ है साइन ए, इसको एक कर लें ब्रैकेट में, इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस ए। अपॉन कॉस का मतलब है सेक ए माइनस कॉस ए, कॉस ए। तो देखिए आपको आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग अब आपको मिल रहा है। अब अपना ऑप्शन मिला लें कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है आपका आंसर। तो देख रहे हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक माइनस कॉस ए। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी समझ जाएगा। थोड़ा लंबा हो गया कैलकुलेशन, इसका लंबा था, आपको समझाने के लिए मैंने इसको लंबे में कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग से संबंधित है और रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए जरा इनको, दो कथन तथा दो से अधिक निष्कर्ष हैं और हमेशा कथनों को क्या किया जाता है, सत्य माना जाता है। जो कथन है उनको सत्य मानकर हम निष्कर्ष को जांचते हैं। कथन दिया गया है सभी घड़ियां चश्मे हैं, सभी घड़ियां चश्मे हैं। तो आप ध्यान दें, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं तो सभी घड़ियां चश्मे हैं, ये और ये क्या है, सभी घड़ियां चश्मे हैं। तो सभी घड़ियां, तो घड़ियां हो गया। सभी घड़ियों को क्यों अंदर लिख रहे हैं, क्योंकि सभी घड़ियां चश्मे हैं, मतलब एक भी घड़ी चश्मे के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो चश्मे के अंदर ही है। तो ये क्या है, पूरा चश्मे है। समझ में आ गया, सभी घड़ियां, सभी है मीन्स पूरा, मतलब पूरा पूरा उसके अंदर ही है। ये आप ध्यान देंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सभी घड़ियां चश्मे हैं, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कथन क्या है, कुछ चश्मे रेडियो हैं, मतलब अब चश्मा तो है लेकिन घड़ी से उसका कोई संबंध नहीं है, तो हम इस एरिया को नहीं छुएंगे। और चश्मे वाले एरिया को, कुछ चश्मे, तो कुछ भाग इसका, कुछ चश्मे क्या है, रेडियो है। कुछ चश्मे क्या है, रेडियो है। अब समझ गए, चश्मे का कुछ पार्ट मतलब कुछ चश्मे रेडियो है। इस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं। अब जरा ध्यान दें कि निष्कर्ष जो है वो क्या क्या दिए गए हैं। कुछ चश्मे घड़ियां हैं, कुछ चश्मे क्या है, घड़ियां हैं। तो देखिए सारी घड़ियां क्या है, चश्मे हैं। तो ये चश्मे और बाहर भी हैं, मतलब और चश्मे हैं, लेकिन कुछ चश्मे ऐसे भी हैं जो घड़ियां नहीं हैं, लेकिन कुछ चश्मे तो घड़ियां हैं ही। इसका मतलब कुछ चश्मे घड़ियां हैं, ये ऑप्शन सही है। समझ गए होंगे। अब आप आगे देखें, सभी चश्मे घड़ियां हैं, ये गलत है, क्योंकि सभी चश्मे घड़ियां तो ये एरिया हो गया, चश्मे का एरिया और बड़ा है, तो सभी चश्मे तो घड़ियां नहीं है, ये गलत है। कुछ चश्मे, कुछ रेडियो चश्मे हैं। देखिए कुछ रेडियो मतलब ये पूरा रेडियो है, तो पूरा रेडियो जो है चश्मा है, पूरा रेडियो चश्मा नहीं है, चश्मा कुछ ही है, रेडियो भी है जो चश्मा भी है, तो कुछ है, तो कुछ रेडियो चश्मे हैं, ये तो सही है। सभी घड़ियां रेडियो हैं, सभी घड़ियां और रेडियो
तो घड़ियों का रेडियो से तो कोई संबंध ही नहीं है, तो इसलिए ये नहीं है। तो देख रहे हैं निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 आपका सही है। चलिए अपने ऑप्शन में चलते हैं। निष्कर्ष 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 3 सत्य है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे। अब आप आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 13 को बाइनरी में बदलिए। देखिए बाइनरी का जो कोड होता है वो 0 और 1 होता है। 0 और 1 दो ही अंक होते हैं, 2 डिजिट होते हैं, इसलिए इसका बेस क्या होता है, इसका बेस भी 2 होता है। तो ऐसे में अब ध्यान दें, 13 को बाइनरी बनाना है। 13 क्या है, डेसिमल है, इसको बाइनरी बनाना है। बाइनरी बनाने का मतलब इसको हम बेस से भाग देंगे, 2 से इसको भाग देंगे। 13 को भाग दीजिए, 2 छंग 12। जब भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो शेष कुछ नहीं बचेगा। लेकिन क्या है, 13 है, यहां 2 छंग 12 हमने किया तो शेष क्या बचा, 1। वो 1 यहां लिखेंगे। फिर चलिए 2 से करेंगे, 2 से ही हमें भाग देना है जितनी बार भी जाए। 2 तिया 6, पूरा पूरा भाग चला गया ना। जब पूरा भाग चला जाएगा तो फिर 0 बचा, क्या शेष, तो 0 हमने लिख दिया। फिर 2 से भाग देंगे 3 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा। अब 2 से 1 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम 0 बार ले जाएंगे। 2 से 0 बार जब ले जाएंगे तो 2 जीरो 0 होगा, और 0 1 में से 0 घटाएंगे तो फिर 1 शेष बचेगा। तो इस प्रकार से ये हमें मिला, मतलब हमें 0 तक ले जाना है, यही यहां ध्यान देना है। और बाइनरी कोड को नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे पहले 1 1 0 फिर 1 1 1 0 1, इस प्रकार से। कभी कभी ये वाला भी 0 आपको लिखा मिल सकता है, पहले यहां से शुरुआत हो सकती है। लेकिन आपके ऑप्शन में अगर यहां से है तो आप देखेंगे, नहीं है तो फिर इसको छोड़ देंगे। तो इसको देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि 4 डिजिट ये ऐसे ही है और यहां 4 डिजिट में ही सारे दिए गए हैं। तो 1 1 0 1 1 1 0 1 ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा अलग प्रकृति वाला है, मतलब जो आपको थोड़ा सा अलग प्रतीत होता दिखाई दे, जिसकी प्रकृति अलग हो, कुछ अलग तरीके का हो। तो चलिए देखते हैं। कोलकाता, विशाखापत्तनम, बेंगलुरु, हल्दिया, ये 4 जगह के नाम दिए गए हैं, 4 शहरों के नाम हैं। कोलकाता क्या है, ये भी पत्तन वाला बंदरगाह वाला नगर है, और ये क्या है, ये भी बंदरगाह वाला नगर है। हल्दिया भी बंदरगाह वाला नगर है, जबकि बेंगलुरु क्या है, आईटी सिटी है। तो आप देख रहे हैं ये बंदरगाह वाला नगर नहीं है, जो क्या है, सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बेंगलुरु, ये सबसे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन भिन्न है। आप देखें जरा कि समानता क्या है। कोई एक अगर भिन्न है तो 3 लगभग समान होंगे, समान प्रकृति वाले होंगे। तो देखिए ई एफ जी एच, उल्टे क्रम में अगर देखें तो ई एफ जी एच है। अब इसको जरा देखें, ए बी सी डी, ये भी वर्णमाला क्रम में है, उल्टे तरफ से अगर देख रहे हैं तो। इसको भी जरा चेक करें तो एम एन ओ पी, ये भी सही है। लेकिन ये टी के, यू के बाद टी नहीं आता, यू वी डब्ल्यू होना चाहिए। तो ये यू टी एस एम,
ये जो है नहीं है इस क्रम में, जिस क्रम में ए बी सी हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा, जो इन सबसे भिन्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक विशेष कूट भाषा में अंग्रेजी शब्द पेरिस को QBSJT लिखा जाता है। इस भाषा में बॉम्बे को क्या लिखा जाएगा? तो जरा देखिए, पेरिस को QBSJT लिखा गया, तो बॉम्बे को इसी तरह कुछ लिखा जाएगा। तो जो संबंध इससे पेरिस से इसका है, वही संबंध इसका भी होगा। तो पहले हम उसके संबंध को चेक करें। देखें जरा, P के बाद Q आता है, तो P के बाद +1 करने पर क्या प्राप्त हुआ? Q। A में +1 करिए तो आ जाएगा B, और R में +1 करिए तो S, I में +1 करिए तो J, और S में +1 करिए तो T। तो आप देख रहे हैं कि सबका अगला वर्णमाला आपको मिल रहा है, आगे वाला क्रम में मिल रहा है, आगे एक बढ़कर। तो आप क्या करेंगे, इसको भी आगे एक बढ़कर चेक करें अपने ऑप्शन में, बॉम्बे से क्या मिल रहा है कोई ऐसा। तो B के बाद आएगा C, O के बाद आएगा P, और M के बाद N, और B के बाद C, A के बाद B, और Y के बाद Z। तो CPN CBZ, CPN CBZ, ऑप्शन नंबर ए ही राइट ऑप्शन है। आप समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो आप देख रहे हैं इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और सब अलग अलग तरीके के हैं, और ये कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्योंकि ये परीक्षाओं के पेपर से ही लिए गए हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।